अक्सर लाइफ में मिली कई चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज की ये कहानी शायद आपके उसी नज़रिए को बदल दे। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ एक लड़का अपने मरने की डेट बता रहा होता है और एक डेड बॉडी को देख रहा होता है जो कि शायद उसी की होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग उस डेड बॉडी को डिसगस्ट की फीलिंग के साथ देख रहे होते हैं और उन्हें इस बात की चिंता होती है कि जब अमेरिकन वहाँ आएंगे तो उन्हें ऐसा देखकर कैसा फील होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ का एक कोवर्कर उस बॉडी को चेक कर रहा होता है और ये इंश्योर करता है कि वह बॉडी जिंदा है या मर गई। इतने में हम देखते हैं कि उस कोवर्कर को उस बॉडी से एक कैन जैसा कुछ मिलता है और वो उसे देखकर क्यूरियस हो जाता है, जिस पर कि उसका साथी कोवर्कर उसे फेंक देने की सलाह देता है। वह वर्कर बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस कैन को एक बेसबॉल की तरह दूर फेंक देता है। वह कैन वहाँ ज़मीन से टकराता है और उसका ढक्कन खुल जाता है। ढक्कन खुलने के साथ ही उसमें से कुछ गिरता है जो कि हम यहाँ पर तो नहीं समझ पाते हैं, पर कहानी के अंत में हमें ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक घास के मैदान में एक बच्ची को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पीठ पर एक हाथ आता है और ये हाथ और किसी के नहीं, उसके बड़े भाई का होता है। उसका बड़ा भाई उसको देखकर एक स्माइल पास करता है और फिर उसके सर पे हाथ रखता है, जिससे वो बच्ची भी खुश हो जाती है। इसके बाद उसका बड़ा भाई वही कैन उठाता है जो अब थोड़ा रंगीन लग रहा था और उस बच्ची को दे देता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो बच्ची अभी भी उस कैन में से चॉकलेट निकाल के खा रही होती है। दोनों ट्रेन में बैठे होते हैं और खिड़की के बाहर आग लगी होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें आसमान में कई एरोप्लेन उड़ते दिखते हैं और साथ ही नीचे कई लोग भागते हुए भी दिखते हैं। यहाँ हमें उस लड़के की माँ और उस लड़के की एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ उस लड़के की माँ उस लड़के को अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कह रही होती है। इतने में वो लड़का अपनी माँ को वापस शेल्टर जाने को कहता है और उन्हें ये आश्वासन देता है कि वो भी जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके जाने के बाद लड़का बैग पैक करता है और अपनी बहन को अपनी पीठ पर बांध लेता है। वो जाने ही वाला होता है, इतने में उसकी बहन अपनी गुड़िया के लिए जिद करने लगती है। लड़का अपने पिता की भी फ़ोटो लेता है और फिर कुछ ज़रूरी सामान लेके जैसे ही निकलने वाला होता है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जूता पहनते वक्त उसे समझ आता है कि बॉम्ब गिरने शुरू हो गए हैं। वो बाहर निकलकर ऊपर देखता है तो हर जगह बॉम्ब ही बॉम्ब गिर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, चारों तरफ ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे। हर जगह आग लग रही थी और उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने पीठ पर अपनी बहन को लिए वो इसी सोच में था कि वो कैसे खुद को और अपनी बहन को बचाए। तभी पड़ोस की एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। उस बिल्डिंग में आग लगते देख वो खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू करता है, पर जहाँ देखो वहीं बॉम्ब गिर रहे थे। लोगों की अफरा तफरी मची थी और इसी बीच वो भी भाग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए और तभी उसके सामने एक ठेला पे जा रहे कुछ लोग आग की चपेट में आ जाते हैं। उसकी बहन डर चुकी थी और उसे बचाना था। वो एक बीच के किनारे जाता है जहाँ पे बॉम्ब ज़्यादा नहीं गिरे थे और उसे लगता है कि वह जगह सेफ है। वहाँ जाकर वो अपनी बहन को ज़मीन पर रखता है और चैन की सांस लेता है। उसकी बहन लेकिन काफ़ी डर चुकी होती है, जो कि हमें उसके एक्सप्रेशन से दिखता है। लोग अभी भी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे और हमें ऊपर से अमेरिकन प्लेन जाते दिखते हैं। नीचे वो लड़का अपनी बहन को भरोसा दे रहा होता है कि वो वहाँ सेफ है, पर शायद ये बात उसे भी नहीं पता थी कि कब तक।
इतने में वो बच्ची अपनी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर कि लड़के के पास कोई जवाब नहीं होता। इस अफरा तफरी के बीच बच्ची का एक जूता खो जाता है और वो लड़का उसे भरोसा देता है कि वो उसे नहीं दिला देगा। बच्ची अपने पास से एक पर्स जैसा कुछ निकालती है और उसमें का सामान ज़मीन पर रख देती है। उसमें कुछ खिलौने और कुछ सिक्के थे जो शायद सामान तो ज़्यादा नहीं खरीद पाते, पर उस बच्ची के लिए वो काफ़ी थे। इसके बाद लड़का देखता है कि आसमान से काली बारिश हो रही है, क्योंकि ये बॉम्बिंग का असर होता है। वहाँ से निकलते ही उन्हें ये दिखता है कि अगल बगल की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी और अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। उनका घर, वहीं पास में कुछ डेड बॉडीज राख हो चुकी थी और कुछ लोग एक दूसरे की मदद करते दिखते हैं। वहाँ पे कुछ लोग एक जगह बैठ के अपने जिंदा होने की खुशहाली मना रहे होते हैं। तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है और उन्हें एलिमेंट्री स्कूल जाने को कहता है फर्स्ट एड के लिए। एलिमेंट्री स्कूल में ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है और वहाँ पर वह लड़का अपनी छोटी बहन का इलाज करवाता है, जिसके आँख में कुछ चला गया होता है। वहाँ उसे अपनी पड़ोसी मिलती है जो उससे उसकी माँ के बारे में बताती है। वो लड़का भागता हुआ एक डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे उसकी माँ की अंगूठी देते हैं और एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। वहाँ एक बैंडेज में लिपटी बॉडी होती है जो कि उसकी माँ की होती है। वो बताते हैं कि बिना प्रॉपर हॉस्पिटल के वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उन्हें जल्द से जल्द एक हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाहर आते ही वो लड़का देखता है कि उसकी छोटी बहन बहुत उदास होती है और वह उसे वापस उसका पर्स देता है जो उसने उसे खेलते हुए दिया था। उस पर्स में इस बार वो एक अंगूठी भी डाल देता है जो उसकी माँ की होती है और उसे बताता है कि उसकी माँ कुछ ही दिन में ठीक होकर आ जाएगी और तब तक वो अपनी आंटी के यहाँ रहने जाएंगे। इस बात को सुनकर वह बच्ची बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। वो नखरे करने लगती है और लड़के को कुछ समझ नहीं आता है कि वो अपनी बहन को कैसे समझाए। अपनी बहन को इस तरह रोता देख लड़का पिघल जाता है और फिर उसका ध्यान बटाने के लिए वो कुछ करतब करने लगता है। ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, पर फिर भी लड़की थोड़ा उस तरफ ध्यान देने लग जाती है। इस सीन में एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार हम साफ साफ देख पाते हैं, जो कुछ ना कर पाने के बावजूद बहुत कुछ कर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़के की माँ अब नहीं रही और उसके बॉडी पे कीड़े लग रहे होते हैं। कुछ सोल्जर्स उस बच्चे को कहते हैं कि उसे अपनी माँ की इस बॉडी को ऐसे नहीं देखना चाहिए और उसके बाद वो उस बॉडी को आग लगा देते हैं। बॉडी की कुछ रिमेन्स लेकर लड़का अपनी आंट के यहाँ जाने लगता है और साथ ही साथ उसकी स्पिरिट ऐसा देख रही होती है। ऐसा लगता है मानो वो फिर से अपने जीवन को जी रहा हो। लड़का जैसे तैसे अपनी बहन को लेकर अपनी आंट के घर पहुंचता है और हम क्या देखते हैं कि वह उस डब्बे को अपनी आंट से छुपा रहा होता है जिसमें उसकी माँ की एशेज होती है। अंदर जाते ही उसकी बहन जिद करने लगती है कि उसकी माँ कहाँ है, पर लड़का उसे कुछ नहीं बताता है। वो बार बार जिद करती है क्या वो अभी भी बीमार है, पर लड़का कुछ नहीं बताता है। उसकी आंट भी ऐसा पूछती है, पर लड़का चुप रहता है। नेक्स्ट सीन में वो बच्ची अपनी माँ की रिंग देख रही होती है और यह कहती है कि क्या मम्मी को अपनी रिंग नहीं चाहिए होगी, क्या उन्हें इसकी याद नहीं आ रही होगी। इसी बीच लड़का बाहर जाता है और अपनी माँ की एशेज अंदर लेकर आ जाता है। अगले दिन वो वापस वहीं जाता है जहाँ उसका घर हुआ करता था और उन चीज़ों को ज़मीन में से निकालता है जो उसने संभाल कर रखी थी। उनमें कुछ अचार होते हैं और यहाँ पे हम उसी कैन को देखते हैं जिसे हमने स्टोरी के बिगनिंग में देखा था। लड़का उन सामानों को लेकर वहाँ से जल्दी से अपनी आंट के यहाँ निकल जाता है। उसकी आंट ये सब देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि अभी के समय में यह सब मिलना एक जादू से कम नहीं है। क्या तुमने अपनी माँ को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। जिस पर वो लड़का बोलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही और यह बात वो अपनी बहन से छुपा कर रखना चाहता था। इतने में उसकी बहन वहाँ आ जाती है, जो बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी आंट की बेटी ने उसे नए जूते खरीद के दिए होते हैं। रात होती है और दोनों नदी किनारे फायरफ्लाइज देखने जाते हैं। वो लड़का अपनी बहन को कैन में से निकाल कर एक फ्रूट ड्रॉप नामक टॉफ़ी देता है
और वह लड़की डांस करते करते अपनी खुशी का इजहार करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ लेटकर कॉमिक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ उसकी आंट आती है और उसे फिर से टॉन्ट कर लग जाती है, जिस पर कि लड़का कहता है कि उसकी स्कूल बंद है और उसे कोई काम नहीं देगा, न ही वहाँ कोई काम करने को बचा है। वो अपनी आंट को अपने पापा को लिखे लेटर के बारे में भी बताता है, जिसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। रात होती है और सभी खाना खा रहे होते हैं। यह वो सीन है जहाँ हमें अपनों और परायों का बीच का अंतर साफ समझ में आता है। हम देखते हैं कि जब ज़्यादा खाना मांगने पर उस लड़के को सिर्फ सूप दिया जाता है, जबकि वो आंट अपनी बेटी को राइस दे रही होती है। यही सेम सिचुएशन उस बच्ची के साथ भी होती है, जो तो ठीक से खा भी नहीं पा रही होती है। इतने में दोबारा वार्निंग सिग्नल्स बज उठते हैं और उन्हें शेल्टर जाना पड़ता है। अगले दिन दोनों बीच पर घूमने जाते हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि आज वो खूब मस्ती करेंगे। बीच पर कुछ लोग नमक बना रहे होते हैं, क्योंकि वॉर टाइम्स में कुछ भी मिलना मुश्किल हो गया था। दोनों कपड़े उतार कर समुद्र में जाते हैं, जहाँ उस बच्ची को वह समुद्र एक बड़ा सा बाथटब जैसा लगता है। इसके बाद दोनों खेलने कूदने में बिजी हो जाते हैं और उसका बड़ा भाई एक भालू की एक्टिंग कर रहा होता है। इतने में दोनों एक डेड बॉडी से टकराते हैं, जिसे किसी ने ढक रखा होता है। यहाँ लड़के को अपनी माँ की याद आने लगती है और उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जहाँ उसे वो दिन याद आते हैं जब वो खुश हुआ करता था, जब वहाँ वार नहीं था, जब उसकी माँ उन दोनों के लिए अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें बनाया करती थी, जहाँ वो दोनों अपने समर सीजन को एंजॉय कर रहे होते थे। इतना सोचते सोचते वो वहाँ से लौट आता है। अगले दिन उसकी आंट उसको अपने माँ के कपड़े कुछ फूड ग्रेन्स के बदले ट्रेड करने की सलाह देती है। वो उन्हें लेके जा ही रही होती है कि इस लड़की की छोटी बहन जिद करने लगती है और फुट फुट कर रोने लगती है। यहाँ हमें उन्हें फिर से फ्लैशबैक में जाते दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग खुश होते हैं अपनी एक फैमिली फ़ोटो में। बच्ची रो रही होती है और उसके बदले उन्हें कुछ चावल मिला होता है। वही चावल वो रात में पेट भर खाते हैं और इस बार बच्ची खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी आंट फिर उन दोनों को टॉन्ट कर रही होती है, क्योंकि वो लोग कुछ कमा कर नहीं ला पा रहे होते हैं। वो उन्हीं का खाना लेकर उन्हें ही सुनाने लगती है, जिस पर कि वो बच्ची गुस्सा होकर लड़ पड़ती है। बदले में उनकी आंट भी लड़ने लग जाती है और कहती है कि ऐसा है तो हम दोनों अलग अलग डिनर्स बनाएंगे। अगले दिन लड़का अपनी बहन को लेकर शहर जाता है, जहाँ वो अपने पापा को एक नए लेटर लिख रहा होता है। बच्ची जब वहाँ से बाहर आती है तो वो दोनों खुद को एक ट्रेड शॉप में पाते हैं, जहाँ से वो एक स्टोव, एक अम्ब्रेला और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेते हैं। लौटते वक्त बारिश हो रही होती है और उनसे उसका स्टोव भीग जाता है। दोनों खुद का अलग खाना किसी प्रकार से बनाते हैं और कई दिनों बाद वो लोग आज खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने पेट भर खाया होता है। हालांकि वो रात में बर्तन धोने के लिए वहीं रख देते हैं, जिस पर कि उनकी माँ यानी कि आंटी गुस्सा कर रही होती है। रात में वो बच्ची रोने लगती है और अगले दिन हम दोनों को एक और सी जगह पर पाते हैं। वो एक शेल्टर होती है जहाँ पे अब कोई नहीं रहता था। तभी पियानो बजाते वक्त उसकी आंट फिर से उन दोनों को टॉन्ट करती है कि वो दोनों सिर्फ एक पेस्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसी बात पे वो लड़का सोचता है कि क्यों ना वो शेल्टर में जाके रहे। वो दोनों कुछ ज़रूरत की सामान इकट्ठा करते हैं और उस घर को छोड़कर जाने का डिसीजन ले लेते हैं। उनकी आंट थोड़ा टेंस दिखाई देती है, पर वो भी उन्हें रोकती नहीं है। उस बच्ची को अपना नया घर बहुत जचा था और वो बहुत खुश होती है। वो लोग छोटी मोटी चीज़ें लाकर अपने इस नए घर को भर रहे होते हैं। खाने के लिए वो वहीं पॉन्ड में पड़े हुए कुछ कीड़े खाते हैं और फ्रॉग्स भी। पहला दिन तो अच्छा रहता है और दोनों पेट भर खाते हैं। रात में वो वहीं रेस्ट करते हैं और वहाँ पे लड़के को कुछ फायरफ्लाइज मिल जाती है। वो इन फायरफ्लाइज को लेकर अपने मॉस्किटो नेट में डाल देता है। साथ ही वो एक बोल भर के फायरफ्लाइज अपने उस नए से घर में डाल देता है। ऐसा लगता है मानो हर तरफ सितारे ही सितारे। उसी बीच उनके सपनों की ये दुनिया शुरू हो जाती है।
जहाँ लड़का एक भारी भरकम शिप के फ्लीट को आसमान में जाते देखता है। यह वही फ्लीट था जिसमें उसके पापा काम किया करते थे। सुबह होता है और वह देखता है कि उसकी छोटी बहन वहीं पर एक फायर फ्लाइज के लिए ग्रेव बना रही होती है। वह उसे बताती है कि उसकी आंटी ने उसे बता दिया कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। और वह यह क्वेश्चन पूछती है कि फायर फ्लाइज इतनी जल्दी क्यों मर जाती है। अगले दिन जब दोनों वहाँ नहीं होते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं जो उनके घर को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। वो उनके खाने पीने को लेके मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि कोई ये सब खा भी कैसे सकता है। शाम में लड़का वापस लौटता है और वह रास्ते में आते वक्त एक बूढ़े आदमी से राइस के बदले ट्रेड करने की बात करता है, जिस पर वह बूढ़ा आदमी मना कर देता है और कहता है कि उन्हें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। लौटते वक्त उन पे कुछ एयरक्राफ्ट का अटैक होता है और वो एक झाड़ी में जाके गिर जाते हैं। झाड़ी में टमाटर होते हैं जिन्हें वो पेट भर खाते हैं। वहाँ से लौटने के बाद दोनों की स्थिति हमें बुरी दिखाई जाती है, जहाँ उस बच्ची के पीठ पर कुछ रैशेज हो गए थे और लड़के का भी हाल कुछ सही नहीं दिख रहा था। रात में लड़का फिर से खेत से खाना चोरी करने जाता है, पर इस बार वो पकड़ा जाता है। भागने की कई कोशिशों के बाद भी वह भाग नहीं पाता है और वह आदमी उसे उसके घर लेके जाता है, जो कि यहाँ पे शेल्टर था। उसकी बहन वहाँ रो रही होती है अपने भैया के लिए, पर उस आदमी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो मार पीट कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पुलिस उस लड़के की हालत देखकर पसीज जाता है। वो उसे छोड़ देता है और हम देखते हैं कि बाहर उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही होती है। अपनी बहन को देखकर वह अपने इमोशंस हाइड नहीं कर पाता है और वहीं रोने लग जाता है। उसे इस बात का पछतावा होता है कि वो उसकी बहन को वो भी नहीं दे सकता जो शायद उसकी जिम्मेदारी थी। अगले दिन हमें वो लड़का किसी के घर में कुछ खोजते दिखता है और हमें पता चलता है कि उनकी स्थिति अब बद से बदतर होते जा रही है। उस लड़की की स्थिति बहुत बुरी दिखाई जाती है, जो शायद ठीक से अब खा भी नहीं पा रही थी। लड़का एक नया प्लान सोचता है उन दोनों के लिए खाना जुगाड़ने का। जब भी बॉम्ब्स गिरते वो उन लोगों के घर में घुस जाता और कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना और सामान चुरा कर ला सके। जो चीज़ें पहले उनसे उनका सब कुछ ले गई, अब वही चीज़ उन्हें सब कुछ दे रही थी। वो वहाँ आके कुछ कपड़े उतारता है और अगले दिन उनका ट्रेड करने का सोचता है, पर कोई भी उनसे ट्रेड नहीं करता है। जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बहन वहाँ बेहोश पड़ी होती है। वो उसके पास जाता है और उसे लगता है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, पर उसकी बहन बस बेहोश होती है। उसके बाद वो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ उसकी बुरी हालत देखकर डॉक्टर भी सोच में पड़ जाता है। फिर वो उसे सही से खाने को कहता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। लड़का कहता है कि इसे कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन देने के लिए, पर डॉक्टर मना कर देता है। लौटते वक्त लड़का उस लड़की को कुछ बर्फ़ के टुकड़े खिलाता है ताकि वो बेहोश न हो, पर हमें यहाँ पे साफ दिख रहा था कि लड़की के खाने के बिना कितनी बुरी स्थिति थी। लड़का बोलता है कि वो बैंक से कुछ पैसे निकाल के लाएगा, पर वो बच्ची उसके कंधे पर ही सर रख के रोने लगती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो उसे छोड़ कर ना जाए। लड़का उससे कहता है कि वो उसे छोड़ कर नहीं जाएगा और अगले दिन बैंक के लिए निकल जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जापान ने सरेंडर कर दिया और वार अब ख़त्म हो चुका है। उसे यह भी पता चलता है कि नेवी की जिस फ्लीट में उसके पापा काम करते थे वो अब नहीं रही और उसके पापा भी शायद अब नहीं रहे। लड़का लौटते वक्त यही सोच रहा होता है कि उसकी माँ चली गई, अब उसके पापा भी चले गए। उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची है घर जाने की। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचता है, जहां उसकी बहन बहुत बुरी स्थिति में हमें दिखाई जाती है। वह कुछ चबा रही होती है, जिसको देख के लड़के को शक होता है। वो उसे कुछ खाने के लिए देता है जो वो लेकर आया होता है, पर पहले वो उसके मुंह खोल के चेक करता है। उसे दिखता है कि वो मुंह में मार्बल डाल कर बैठी होती है और खाने की कमी के कारण उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, जिस कारण उसे वही खाना दिख रहा होता है। वो उसे मिट्टी के बनाए कुछ राइस बॉल्स भी दिखाती है जो उसने उसके लिए बनाए होते हैं।
लड़का उस वाटरमेलन को तोड़ता है जो वो अपनी बहन के लिए लाया था और उसमें से कुछ पार्ट उसके मुंह में डाल देता है। उसके हाथ में बाकी का बचा हुआ वाटरमेलन पकड़ाकर वो उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए चला जाता है। लड़की जब अब सोती है तो कभी उठ नहीं पाती है। रात भर वह भाई अपनी बहन को अपनी बाहों में समेट कर सोया रहता है, पर अगले दिन उसकी अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू कर देता है। वार खत्म हो चुका था, लोग अब खुश थे, पर उस लड़के के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था खुश होने के लिए। वो एक ऐसा भाई था जो शायद अपनी बहन को भी ना बचा पाया। लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे और इसी बीच हमें कुछ अंतिम सीन्स दिखाए जाते हैं उस बच्ची की, जहाँ पर वह तरबूज आज भी वहीं पड़ा हुआ था और वो झूला टूट चुका था। घर जैसा लगने वाला वो शेल्टर अब घर जैसा नहीं लग रहा था। उस बच्ची की कुछ आखिरी यादें मानो अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं उस शेल्टर की उन्हीं सर्द दीवारों में। उम्मीदों और खुशियों से भरा हुआ वो बचपन अब खत्म हो चुका था। लाइफ अपने लास्ट स्टेजेस पे थी और कुछ अंतिम के वो खुशहाल पल हमें दिखाए जा रहे थे। उन सपनों को पूरा करने वाला अब कोई नहीं बचा था, पर फिर भी उनकी यादें हमेशा इस दुनिया में रह जाती। वो बच्ची शायद एक अच्छा बचपन डिजर्व करती थी, जो कि शायद ये दुनिया से दे ना सकी, और वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर निकल गई। शेल्टर के कुछ लास्ट सीन्स के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस बच्ची का सामान उसकी कब्र के साथ वो लड़का एक टोकरी में रख रहा होता है। वह उस फ्रूट ड्रॉप के कैन को भी वहीं रखने वाला होता है, पर फिर कुछ सोचकर वहाँ पर नहीं रखता है। उसके बाद हम आखिरी बार उस बच्ची के बॉडी को देखते हैं, जिसको कि वो टोकरी से ढककर उसकी कब्र में आग लगा देता है। आग की लपटें तेज होने लगती है और हम देखते हैं कि वो लड़का रात भर उस लड़की की आग के किनारे बैठा होता है। अगली सुबह वो अपनी छोटी बहन की एशेस को उस फ्रूट बॉक्स में उठाता है और वहाँ से चल देता है। वहाँ से कहानी दोबारा पहले सीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि उस कैन में और कुछ नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन के रिमेन्स थे। दोनों अब जिंदा तो नहीं थे, पर दोनों की स्पिरिट साथ में थी और अब वो दोनों खुश थे। शायद इस दुनिया में नहीं, पर किसी और दुनिया में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।